हेलो दोस्तों, मैं अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प में। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी है गणित मंजरी, उसके चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल और क्या क्या हो सकता है उससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस। वन बाई वन हम पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए आपको उनको पीछे से समझना होगा, उनका बेस समझना होगा। तो सबसे पहले आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा जो है टर्म्स के बारे में, कि टर्म्स क्या चीज़ होती हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई दो नंबर आपस में प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं तब वो टर्म्स कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया एक्स, तो ये कितना टर्म है, तो ये सिंगल टर्म है। मान लो ये मेरी फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने कह दिया केवल मेरे पास एक्स गिवन है, तो ये हो गया सिंगल टर्म। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे मुझे दिया हुआ एक्स प्लस 3y, अब हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, तो आप कहेंगे सर एक तो ये x वाला टर्म हो गया और एक ये 3y वाला टर्म हो गया। दोनों के बीच में प्लस लगा है तो ये दो टर्म हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये कितने टर्म्स हो गए, तो अब ये टर्म हो गए 3। ठीक है, तो बस आप याद रखिए जहाँ पे सिंगल टर्म होता है उसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, जहाँ पे दो टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल, और जहाँ पर दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं पॉलिनोमियल, जो कि ऊपर दे रखा है। अब पॉलिनोमियल के साथ एक चीज़ और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में तीन टर्म ही हो। मिनिमम हम क्या कहते हैं कि जब किसी भी नंबर में एक से ज़्यादा टर्म होते हैं तब हम उसे पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। मतलब जो बाइनोमियल है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल की श्रेणी में ही आ जाता है। चलिए एक और बात समझ लीजिए, क्या कभी भी एक टर्म में दो वेरिएबल हो सकते हैं? क्या कभी भी टर्म में दो वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मैंने कहा ये x मेरा टर्म है, सेकेंड टर्म में मैंने लिख दिया 2y z p, तो मैंने कहा कि बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो x हो गया और दूसरा जो टर्म है वो ये हो गया 2yzp। ठीक है, ये पूरा एक टर्म ही कहलाएगा। चलिए अब आप समझ गए हैं, यानी कि सिंगल टर्म, मोनोमियल दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल तीन टर्म्स हैं, तो पॉलिनोमियल। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन डिग्री, तो डिग्री का मीनिंग क्या होता है, तो आप याद रखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन, या फिर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, इज नोन एज डिग्री इज नोन एज डिग्री ऑफ। अगर इक्वेशन बोला है तो इक्वेशन बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोला है तो पॉलिनोमियल बोल देंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे तो एक्सप्रेशन बोल देंगे। ठीक है, इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब समझिए, तो हाईएस्ट पावर का मीनिंग क्या हुआ। जैसे, और हाईएस्ट पावर के साथ देखिए यहाँ पे एक शब्द और भी लगा हुआ है, वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या है, तो आपको याद रखना है जितने भी जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर आप ए से लेकर बी सी डी इस तरीके से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, आप चाहे पी की बात करो, चाहे क्यू की बात करो, चाहे एम की बात करो, मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, दीज ऑल आर वेरिएबल्स। बट इन द केस ऑफ कांस्टेंट, तो हम याद रखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं वो नंबर जो 1 2 3 4 ऐसे करके जो गिनतियां हमें दिखाई पड़ती हैं मैथमेटिक्स की, अप टू इन्फिनिटी।
जो मैथमेटिक्स की गिनतियाँ हमें दिखाई देती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, पर अभी जो चीज़ कांस्टेंट है आगे आके वो कोफिशिएंट हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए अगर वो टर्म सेपरेटली दिखाई दे, अगर कोई भी नंबर गिनती वाला सेपरेटली दिखाई दे, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तब वो कांस्टेंट कहलाएगा। और अगर वो वेरिएबल के साथ आया हुआ है तब वो कोफिशिएंट कहलाएगा। चलो आगे बताऊंगा। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये समझ लिया, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ इक्वेशन। वेरिएबल समझ गए, कांस्टेंट समझ गए। चलिए अब आपको क्वेश्चन में आंसर करवाता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा पहला पार्ट है 2x² माइनस 5x प्लस 3। आपको दिख रहा है अच्छे से। तो देखिए अगर मैं आपसे सभी का पावर पूछूं तो आप क्या बताएंगे, तो देखिए 2 का पावर है, 5 का पावर है, तो कांस्टेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको तो इग्नोर कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा लिख रखा है। इसमें अगर मैं x का पावर देखूं तो आप कहेंगे सर x का पावर है 2। अगर मैं इस वाले x का पावर देखूं -5, तो यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी x नहीं है, तो हम कह सकते हैं x का पावर 0। तो देखो भाई सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई, 0, 1 या 2, तो आप कहेंगे सर 2 पावर बड़ी है। तो इसका मतलब है इस वाली जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट समझिए। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या पावर है, तो आप कहेंगे सर पहले नंबर y की पावर लगा हुआ है 3 प्लस 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, y की पावर लगा हुआ है कुछ नहीं तो 1। और जहाँ पे केवल कांस्टेंट होता है वहाँ पे हम y की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि y की पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1 के। आगे इसको देखेंगे तो बताओ पावर 0 बड़ी है, 1 बड़ी है या 3, तो आप कहेंगे सर 3 पावर बड़ी है, बिल्कुल। तो यानी कि इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 3। अब आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, तो थर्ड पार्ट की अगर बात करूँगा तो सिर्फ दे रखा है -9, जबकि जो डिग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, वो चलती है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जब कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई पड़े तो आप अपने पास से समझ लेना कि उस पर जो है कोई भी वेरिएबल लिख देना, x की जगह p q r कुछ भी, और पावर 0। अच्छा पावर 0 क्यों लगाता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। चलिए अब इसका फाइनल वैल्यू तो -9 ही रहेगा, तो आपको देखो एक ही पावर दिख रही है वेरिएबल की 0। तो इस इक्वेशन के लिए जो डिग्री हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है 4z माइनस 3। अब देखिए वैसे ही बताइए भाई, तो 4z, z की पावर 1, 3 यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो z की पावर 0। तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 0 या 1, तो आप कहेंगे सर 1। तो जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी आपकी, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। तो पहले तो पॉलिनोमियल क्या था, तो ऐसा टर्म जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो, ठीक है। और नॉर्मली अगर पॉलिनोमियल बोला है तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा नंबर लिख दें जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म हो। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा है कि कितने वेरिएबल्स यूज़ होने चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको लिखेंगे तो इसका पहला आंसर होगा, हम लिख देंगे द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज, पहली डिग्री का पॉलिनोमियल, तो बस आपको जो हाईएस्ट पावर रखनी है वो 1 रख देनी है। जो हाईएस्ट पावर आपको रखनी है वो क्या रख देनी है, 1 रख देनी है। और यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा टर्म भी हो गए तो ये पॉलिनोमियल भी हो गया। हाईएस्ट पावर देखोगे तो 1 पावर हाईएस्ट हो गई। ऐसे ही हम सेकंड की बात करेंगे तो बोल देंगे द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज। अब आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 रहनी चाहिए,
और बाकी के नंबर उससे छोटे ही रहने चाहिए, उसकी पावर उससे कम रहनी चाहिए। तो ये हमारी सेकंड डिग्री की हो गई। ऐसे ही थर्ड डिग्री बोला है, तो हम थर्ड डिग्री के क्या कर देंगे, जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी रहनी चाहिए, 3 रहनी चाहिए। और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। एक बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक बताया था कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होंगे, जब एक टर्म के रूप में ए बी सी ऐसे जेड तक कोई भी नंबर आ जाए। कांस्टेंट क्या बताया था, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए तो वो कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा x प्लस 7, तो यहाँ पे जो x है वो क्या हो गया, वेरिएबल। जो 7 हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट। और 2 टर्म्स हैं। इसके अलावा मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 7x, तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो यहाँ पे जो ये 7 हो गया, जो कि एक साथ आया हुआ है x के, तो यही हमारा 7 क्या कहलाएगा, तो ये हमारा 7 कहलाएगा कोफिशिएंट। फिर से समझो, अगर अलग टर्म में x लिखा हो, x तो कहीं भी लिखा होगा वो वेरिएबल ही कहलाएगा, उसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि अलग ही होना चाहिए। लेकिन कांस्टेंट और कोफिशिएंट में है। कांस्टेंट में क्या है कि अगर पूरा टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होगा तब वो कांस्टेंट है। और अगर उसके साथ में कोई भी वेरिएबल ऐड है, जैसे देखो यहाँ 7 है, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है इस वाले टर्म में। भाई अगर मैं इस इक्वेशन के सेकंड टर्म की बात करूँ तो आपको केवल 7 दिख रहा है, तो ये 7 कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर थर्ड टर्म की बात की तो 7 के साथ में x लगा हुआ है साथ में। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे साथ में कुछ लगा होता है, तो वहाँ पे जो 7 होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा, या 7 की जगह कोई भी नंबर होगा तो वो कोफिशिएंट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपसे जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसका वेरिएबल गिवन होगा। जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिख दूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मुझे इसमें कॉफिशिएंट पूछना है तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि इस इक्वेशन का कॉफिशिएंट बताओ, ऐसा होता ही नहीं है। तो आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म देंगे वो, जैसे मैंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ, तो आपको उस नंबर के आगे की कांस्टेंट वैल्यू देख लेनी है। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, आप कह दोगे सर इसके आगे 7 लगा हुआ है, तो आंसर 7 हो गया। सेकेंड टर्म में अगर मैं पूछूंगा, मतलब पूरी इक्वेशन में ही पूछूंगा अगर कि एक्स का कॉफिशिएंट बताओ, केवल एक्स का, तो आप कहेंगे सर केवल एक्स तो यहाँ दिख रहा है हमें, और केवल एक्स के सामने क्या है, 2 है, तो केवल एक्स का कॉफिशिएंट 2 हो गया। अब इसी बिहाफ पे हम इस इक्वेशन को देखेंगे जो हमें दे रखी है। देखिए अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसी बिहाफ पे, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब हमसे किस किस टर्म के स्क्वायर पूछे हैं, सॉरी किस किस टर्म का हमसे पूछा है, हम वही टर्म निकालेंगे, फालतू की चीज़ों को नहीं दिमाग लगाएंगे। तो देखिए हमसे किस किस का पूछा है, तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपने देख लिया। हमसे पूछा है एक्स क्यूब का, तो हमने एक्स क्यूब वाला टर्म देख लिया। इस तरह से याद रखना, अगर प्लस लगा हुआ है तो इग्नोर करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो उसको जो है अपने साथ ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं तो बचे हुए टर्म्स हमारे किसी काम के नहीं हैं इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है और एक्स क्यू के कॉफिशिएंट चाहिए। तो जैसा कि अगर मैं इस टर्म को अलग लिख लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x क्यूब। अगर दूसरे टर्म को अलग लिख के समझाऊँ तो लिख सकता हूँ ये, देखिए ये प्लस लगा हुआ था इसीलिए प्लस को इग्नोर कर देते हैं, प्लस का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर माइनस लगा होता है तो हम उसे ले लेते हैं कॉफिशिएंट में, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स क्यूब के आगे लगा हुआ है माइनस का 3, तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा -3। और इस नंबर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 6।
अब अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि -3 लिया ही क्यों है, तो देखिए जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है वो कभी ऐसा नहीं होता। इक्वेशन का जो रियल फॉर्मेशन होता है वो पॉजिटिव के फॉर्म में होता है और इसे ऐसे करके बोलते हैं, देखो ऐसे। यानी कि जो इक्वेशन होती है हमारे उसमें ऐसा माना जाता है कि जितने भी टर्म्स हैं वो सभी पॉजिटिव ही हैं, और जो माइनस का टर्म होता है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं क्योंकि उसे हम कोफिशिएंट की तरह लेते हैं। आई होप सो अब आप समझ सकते होंगे कि ये पूरा टर्म है माइनस का 3x3, इसीलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऐसे। तो आपको जो भी निकालना होगा x² का निकालना है तो 6x² है भाई, आपको जो भी कोफिशिएंट चाहिए आपको मिल जाएंगे। सिंपल होता है, कुछ नहीं है। अगर वेरिएबल है तो कहीं भी आएगा तो वेरिएबल ही कहलाएगा। ए से लेके जेड तक का कोई अल्फ़ाबेट है वेरिएबल है। एक से लेके 1000 तक, 100 तक, इन्फिनिटी तक जितनी भी गिनतियां हैं नॉर्मल नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स हैं, और वो कैसे हैं सेपरेट टर्म के रूप में आ रहे हैं बिना किसी वेरिएबल के साथ, तो वो कांस्टेंट कहलाएंगे। और अगर वेरिएबल और कांस्टेंट एक ही टर्म में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तब जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो उसका नाम बदल के हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट। तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल ही नहीं होना है। देखिए 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, इतना आपको दिख रहा है। क्या आपको इसमें कहीं भी z दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर एक जगह, दो जगह तो आराम से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और आप इसमें से कोई भी आंसर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट z का पूछा है, ना कि z² का और ना ही z³ का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर z का कोफिशिएंट पूछा है तो क्या यहाँ पे z का कोई भी नंबर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ z का तो कोई भी नंबर नहीं है। तो कोई बात नहीं है, जब कोई नंबर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। अब होता क्यों है समझ लो। जैसे अगर मैंने ये नंबर लिखा 5z² प्लस, अब z का कोफिशिएंट तो है नहीं, लेकिन मैंने अपने पास से लिख दिया 0z, और ये हमारे पास है -11। ठीक है, ये दिख रहा है। अब आप देखिए, क्या आपको इसमें z किसका चाहिए था? भाई z का ही तो चाहिए। तो ये तो z है नहीं, इसमें तो z³ है, तो बेकार हो गया। ये देखिए z² है, ये भी हमारे यूज़ का नहीं है, हमारे यूज़ का केवल j है। और जब इसको आप देखेंगे तो ये क्या है, 0z। तो बताया था ना कि जो कांस्टेंट वैल्यू आगे लगी होती है वही हमारा क्या होती है, आंसर। तो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 0। अब आप सोच रहे हैं कि सर 0z का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आप याद रखेंगे जब भी आप 0 की किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम उसको किसी भी टर्म में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है या जो हमारा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस टर्म को ऐड करने पे। चलिए आगे देखते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने आपको समझाया कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट वो टर्म होता है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल उससे अटैच ना हो। जैसे इक्वेशन को देखेंगे, 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। तो देखो क्या इसमें 9 के साथ वेरिएबल है? तो आप कहेंगे है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है। 5 के साथ वेरिएबल है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। तो कांस्टेंट क्या बचा हमारे पास, 10। अब क्वेश्चन आता है कि -10 या +10। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, 9x³ 5x² प्लस -8x प्लस -10। ये क्योंकि सभी इक्वेशन में प्लस प्लस ही लगाते हैं। तो आपका कोफिशिएंट कह रहा हूँ, जो कांस्टेंट टर्म हो गया वो इस इक्वेशन के बेस पे क्या हो गया है आपका। तो आप कहेंगे जो हमारा कांस्टेंट है वो हो जाएगा -10। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट कीजिए। बाकी धन्यवाद।